सीखते हुए हम आए हुए हैं कि एक राशि कितना अंश का होता है। प्रमोद जी बताइए, एक राशि कितने अंश का होता है? हाँ जी प्रमोद जी। प्रमोद जी। सतीश जी तो अभी नए आए होंगे। सतीश जी को पता है एक राशि कितने अंश का होगा? 30 अंश का होता है गुरु जी। 30 अंश का होता है। मान लीजिए कि सभी जो राशि है उस राशि का जो अंश है वो 30 होगा। आप जरा ध्यान से देखना, हाँ कल आपके सिर के ऊपर से गया है तो आज नहीं जानी चाहिए। जी 30 अंश का होता है एक राशि। अब कल हमने जो बात किया था ग्रहों के उच्च और नीचांश, मान लीजिए 2 नंबर है, 2 यानी वृष, 3 यानी मिथुन, ऐसे करके हमने क्या बोला था? सूर्य ग्रह किस राशि में उच्च होगा? मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च होता है। अब मेष राशि का पूरा अंश कितना होगा? जैसे कि हमने बताया था एक राशि का जो अंश है वो 30 अंश का होगा, है ना? एक राशि का 30 अंश होगा एक राशि में। तो बस हमें यही समझना है कि सूर्य मेष राशि में टोटल उस मेष राशि का जो 30 अंश है उसमें से 10 अंश तक, 0 से लेकर के 10 अंश तक, इतने बीच में अगर सूर्य मेष राशि में होगा तो यह क्या होगा? उच्च होगा। समझ में आया? अब ये 10 अंश से अगर उधर चले जाएगा, मान लो आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरे एंड से तो कोई, मनोज जी को मेरे आवाज आ रही है? जी गुरु जी आ रही है। हाँ जी। तो यह जो है ना 10 अंश, अब 10 के उधर अगर ये 11 अंश भी अगर हो जाता है कोई भी ग्रह, यानी कोई भी मतलब सूर्य ग्रह, मेष राशि में सूर्य ग्रह 10 के अलावा आगे थोड़ा सा बढ़ गया, 11 अंश तक में आ गया, तो मेष राशि में बैठा हुआ सूर्य अच्छी बात है, पर वो उच्च अंश से आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही ग्रहों के मूल त्रिकोण के संदर्भ में भी ये आपको आया होगा समझ में। ग्रहों के मूल त्रिकोण के संदर्भ में भी बस यही बात हमने कल कहा था। अब आ गया समझ में। एक राशि का 30 अंश होगा, उस 30 में से 0 से लेकर के 20 अंश के बीच में अगर सूर्य सिंह राशि में आएगा तो उसे हम मूल त्रिकोण राशि बोलेंगे। उसके बाद 21 अंश से उधर जो है वो शेष राशि में होगा। अमित सिंह को आगे समझ में? डॉक्टर अमित सिंह। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अब यहां पर आप लोग लिखिए ग्रह, लिखिए जरा ग्रह, ग्रहों का शीघ्रादि गति, ग्रहों का, यहां लिखिए ग्रहों का शीघ्रादि गति, ग्रहों का। अब बोलो गुरुजी, एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ लग्न कुंडली में तो पहले घर में बता रहा है सूर्य को, लेकिन चलित में वो आगे चला गया है। वो चलित हम बाद में पढ़ेंगे। चलित अलग चीज है। जी चलित की जी तरफ जी अभी आप मत जाइए। अभी आप ये देखिए कि सूर्य अगर मेष राशि में है तो देखिए सूर्य कितने अंश में है। अच्छा अच्छा, आप ठीक है गुरुजी। सूर्य कितने में है? अभी कौन सी राशि बोले आपने? मेष राशि में है ना? मेष राशि में है, 3 अंश का। 3 अंश का है। इसका मतलब ये जी। सूर्य क्या हो गया? अब उच्च का हो गया। ठीक है, सूर्य उच्च का ठीक हो है। गया। जी जी। अब यहां आप लिखिए ग्रहों का शीघ्रादि गति, लिखिए शीघ्रादि गति, ऐसे करके एक लाइन खींचिए। 1 सेकंड में यहां से इसको ऐसा करके खींचता हूं। ग्रहों का शीघ्राति गति, ये हो गया।
इस तरह से जरा खाना खाना सा बनाइए, इसको पोस्ट बनाइए। मेरे कंप्यूटर में कर्सर में थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है। यहां पर लिखिए आप मध्य गति, यहां पर लिखिए आप मध्य गति। यहां पर लिखिए आप शीघ्र गति। यहां पर लिखिए आप परम शीघ्र गति। अब यह जो है ना, ग्रह कितने गति में है, कौन से गति में ग्रह चल रहे, ग्रह के गति को हमें समझना होगा कि कोई जो ग्रह है कहीं भी बैठा हुआ है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, कितने डिग्री में है, और इसका उसकी जो गति है, हम यहाँ पर गति की बात कर रहे हैं। पंचांग में लिखा हुआ रहता है ग्रहों की गति। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ग्रह की गति, कहाँ से दिखाऊं। चलो, आपके पास पंचांग होगा, पंचांग में है, आप लोगों के पास पंचांग लेके आए आप लोग। पंचांग में एकदम नीचे जहां कुंडली बना हुआ है, दोनों साइड में कुंडली बना हुआ है, उसके नीचे ग्रहों की गति लिखा हुआ है। देखिए जरा, वहां पर ग लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा है। जी गुरुजी, कौन सी पंचांग लेना है? कोई भी पंचांग ले लो, वहां पर ग्रहों की गति लिखी हुई रहती है। ठीक। मैं आप लोगों को यहां से दिखाता हूँ, एक सेकंड। ग्रहों की गति, इसको भी तो जानना जरूरी है ना। मैं आपको ना किसी ऑनलाइन से मैं निकालता हूँ पंचांग। यहाँ पर ग्रहों की गति लिखी हुई रहती है। अगर यहाँ पर हो कहीं पंचांग, ये रहा। ये थोड़ा सा इसमें धुंधला सा हो रहा है। देखिए जरा, यहाँ पर नीचे आपको गति लिखा हुआ दिखाई देगा। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसको। यहाँ पर ये ऊपर ग्रहों के अंश, राशि, अंश, कला, विकला, उसके बाद यहाँ नीचे जो होता है ये गति है। ये ग्रह गति, ग्रह कितने स्पीड में चल रहा है। ग्रह गति का मतलब है कि वो ग्रह कितने स्पीड में है। अभी हमेशा ग्रहों की गति जो है, वो जो इसकी जो स्पीड है वो एक समान नहीं होता, वो बदलता रहता है। उसकी गति, वो उसकी गति जो है वो डिपेंड करता है सूर्य ग्रह के ऊपर। आई थिंक यहाँ पर है, ये देखिए जरा, मैं यहाँ पर दिखा दूं। हेलो, आप लोग जरा ऑडियो को खोलिए, देखिए जरा, गति लिखा हुआ है ना यहाँ पर। आपके पास अगर पंचांग है तो देखिए, यहाँ एक कुंडली बना हुआ है। यहाँ पर जिस दिन का एक कुंडली है उस दिन का ये सारा डिटेल है। रवि यानी सूर्य 11 राशि 25 अंश 0 कला 7 विकला में रवि है। अब इसकी जो गति है 58/54, 54, ये इसकी गति है। इतने गति में ये जो है ये दौड़ रहा है, चलता है ये। देखा आपने? हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को? चलो। अभी आपके पास पंचांग, मैंने कहा था आप लोगों ने पंचांग लेके नहीं आए।
मनोज जी के पास है पंचांग? जी नहीं गुरुजी। तो पंचांग मैंने कहा था ना लेके आना है। पंचांग लिए बगैर आप कैसे ज्योतिष सीखेंगे बताइए? जी जी। सतीश जी के पास है पंचांग? हाँ है ना गुरुजी, है मेरे पास में। आपने देखा वहां पर गति कहाँ देखना होता है? हाँ ये ऊपर में लिखा है शायद तक, यही है गुरुजी। हाँ, वो ऊपर जो है सबसे ऊपर ग्रह लिखा हुआ है, उसके नीचे ग्रहों के राशि अंश कला विकला है, उसके नीचे गति लिखा हुआ है। जी जी हाँ, यही है यही। अब जो गति जो लिखा है ना, वो गति को हम यहाँ पर अभी यहाँ समझते हैं। ओके, गति को यहाँ समझते ठीक। हैं। उस गति को कौन सा ग्रह कितने गति में चलता है। जी गुरुजी बताओ। सबसे पहले लिखिए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जी विशेष करके जो गति है वो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रहों की गति को हमें देखना है पंचांग में। सूर्य की गति हमें उसमें दिखता है, क्या बोलते हैं, हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। चंद्रमा की गति भी कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो मंगल लिख लीजिएगा ऊपर, और उसके नीचे लिखिए 31, 31 और 26। 31 डिग्री 26 अंश, मतलब 31 अंश 26 कला, इस गति में मंगल चलता है तो वो मध्यम गति है। मध्यम गति है मंगल का, कितना है? 31 अंश 26 कला, ये इसका मध्यम गति है। शीघ्र गति है 39 अंश 1 कला। 39 अंश 1 कला। ये इसकी गति है। और परम शीघ्र गति एकदम तेजी से 46 अंश 11 कला, ये परम शीघ्र गति है। जब आप पंचांग में देखेंगे तो मंगल, आपने कुंडली देखा, कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ग्रह के गति को देखेंगे। उस ग्रह के हम गति को देखेंगे। गति में देखा 30 से 31 से लेकर के 46 के बीच में ही, मतलब कि जो मंगल ग्रह है वो चलेगा उस अपने, है ना, उतने वेग में। तो अगर 31 गति तक होगा, 31.26 गति तक होगा, तो इसका मतलब है वो मध्यम गति में है या मध्यम से धीमी गति में है। अगर वो 39 से लेकर के 39 है ना, 39 अंश और 1 वान कला, इस इतने तक अगर वो है तो वो शीघ्र गति है। और वो 46.11 इस अंश में अगर होगा तो वो परम शीघ्र गति में होगा। कोई भी ग्रह परम शीघ्र गति में रहता है तो वो शीघ्र गति से उस व्यक्ति के जीवन में अपने जो फल है, अपना जो उसकी जो कारक फल है, अच्छा और बुरा, वो देने में सामर्थ्यवान होगा। कम गति वाला जो ग्रह है वो अपने कारक फल देने में सामर्थ्यवान नहीं रहता है। समझ में आया? ऐसे बुध के नीचे यहाँ लिखिए बुध, और बुध के नीचे लिखिए 59, ये आपका मध्यम गति हो गया 59। 59 8 लिखना, फिर 59 8। 59 घटी 8 पला, ये इसकी मध्यम गति है। 104 घटी 46 घटा, 104 घटी 46 पला, ये इसकी शीघ्र गति है। 113 घटी 32 पला, ये इसका एकदम परम शीघ्र गति है।
तो जब भी आप कुंडली, ये हर सॉफ्टवेयर में लिखा होता है, हर जगह लिखा हुआ रहता है। बाद में जब सॉफ्टवेयर से पढ़ने के लिए जब हम जाएंगे तो हर जगह आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो एक छोटे से कागज में टुकड़ा बना करके उसके ग्रह की शीघ्राति गति नोट करके रख लो। बुध के लिए 59 59 घटी 8 पला, ये मध्यम गति हो गया। शीघ्र गति 104/46 शीघ्र गति हो गया। 113 32 ये परम शीघ्र गति हो गया। मनोज जी लिख रहे हैं आप? बृहस्पति के लिए 5 अंश 0 कला परम गति हो गया, ये मध्यम गति हो गया। 12 अंश 22 कला ये शीघ्र गति हो गया। 14 अंश 4 कला ये परम गति, परम शीघ्र गति हो गया। शुक्र के लिए 59 अंश 8 कला मध्यम गति हो गया। 72 अंश 43 कला शीघ्र गति हो गया। 75 अंश 42 कला ये परम गति हो गया। इसकी ये गति है। शनि के लिए 2 अंश 0 कला ये मध्यम गति हो गया। 5 अंश 27 कला ये शीघ्र गति हो गया। 7 अंश 45 कला ये परम गति हो गया। सतीश जी को समझ में नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आया और किस तरह से समझ में नहीं आया वो बताइए। कैमरा को खोलिए और बताइए। आचार्य जी, मंगल बुध के बाद आपने क्या बताया? बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति 5 अंश 0 कला ये मध्यम गति है। पंचांग में या जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे उसके जस्ट सामने उसकी गति लिखी हुई रहती है। वहाँ अगर वो 5 से लेकर के 0 से लेके 5 के बीच तक अगर वो होगा तो समझ लो कि ये मध्यम गति है। एकदम धीमी गति में बृहस्पति चल रहा है। ग्रह जितना सूर्य के नज़दीक में रहेगा उतना उसकी गति बड़ी तेज होगी। जितना जितना वो सूर्य के दूर जाएगा उतना उतना उसकी जो गति है वो मंद रहेगा। इसका मतलब ये है। तो वो ग्रह सूर्य के कितना नज़दीक है और वह ग्रह सूर्य के कितना दूर है, वह चीज़ हम इस कैलकुलेशन के माध्यम से देखेंगे। मान लीजिए मंगल 46 डिग्री अगर दूर रहेगा सूर्य से, उतना अंश अगर वो दूर रहेगा तो क्या समझ में आना चाहिए कि मंगल सूर्य से बहुत दूर है। ठीक है जी। अब दूसरे कॉलम में लिखिए ग्रह बलादि संज्ञा। ग्रह के बलादि संज्ञा, ग्रह के, आप लोग नोट कर रहे हैं आप लोग, ग्रह के बलादि संज्ञा। अब देखिए जरा, मेष आदि जो विषम राशि है, पीछे हमने पढ़े थे ना सम और विषम राशि, आप लोगों ने इग्नोर किया कि नहीं किया? मुझे आप बताइए कि विषम राशि कौन कौन से है। यहाँ पर मैंने वेबसाइट में दिखाया हुआ है, देखिए जरा यहाँ पर विषम राशि कौन कौन से है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। आप हाँ, मेष, मिथुन, हाँ सिंह, तुला, हाँ, धनु, ये सभी विषम राशि है। जी। ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल सटीक और सिंपल बात बता रहा हूँ। ग्रह मेष आदि विषम राशि में अगर होंगे, मेष आदि विषम राशि में अगर होंगे कोई भी ग्रह, मैं आपके सामने आ जाता हूँ। आप लोग कृपया अपने अपने ऑडियो को, कैमरा को खोल करके आप लोग अगर सामने आएंगे तो वो अच्छा रहता। मेष आदि विषम राशि में अगर होंगे, मेष राशि विषम है, मिथुन राशि विषम है। ध्यान से सुनना पहले, उसके बाद नोट करिए।
कोई भी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह अगर विषम राशि में होंगे, विषम राशि के 0 से लेकर के 6 अंश तक में अगर होंगे, विषम राशि के 6 से लेकर के 0 से लेकर 6 अंश तक अगर वो होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे कि यह ग्रह बाल अवस्था में है। ग्रहों की बालादी अवस्था है ना, बालादी अवस्था, बालादी ग्रह, कोई भी ग्रह मेष, मिथुन जैसे विषम राशि के 0 से लेकर 6 अंश तक अगर होंगे तो हम क्या कहेंगे, यह ग्रह अभी बाल अवस्था में है। तो जो बाल अवस्था में विद्यमान जो ग्रह है वो पूर्णतया शुभ फल देने में सामर्थ्यवान नहीं रहते, न ही अपने अशुभ फल देने में सामर्थ्यवान रहते। कोई भी ग्रह 6 से लेकर 12 अंश तक कुमार अवस्था में होंगे, विषम राशि के, विषम राशि के 12 से लेकर 18 अंश तक युवा अवस्था में होंगे। युवा जो होता है, आपने देखा किसी व्यक्ति के लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है, मान लो मिथुन राशि में बैठा है, तो मिथुन राशि विषम राशि है, विषम राशि में मिथुन बैठ गया, इसका मतलब है, और मिथुन जो है वो बैठा हुआ है 15 अंश में अथवा 16 अंश में, या 12 से लेकर 18 अंश तक के बीच में, तो हम क्या कहेंगे, बृहस्पति एकदम जवान होकर के बैठा हुआ है। तो जवान बृहस्पति अपने संपूर्ण अच्छा या बुरा फल देने में सामर्थ्यवान रहता है। यह जो चीज है, ये क्या चीज है, उस ग्रह ने जो अच्छा या बुरा चीज जो उसने दिखाना है, मान लो कि वह ग्रह नीच का है, कहीं भी कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह, मान लो कि सूर्य मेष राशि में क्या होता है, सूर्य उच्च का होता है। अब देखना होगा कि सूर्य 0 से लेकर के 10 अंश के बीच में उच्च का होता है। अब यहाँ 10 अंश का मतलब क्या हो गया, 6 से लेकर के 12 अंश तक का जो सूर्य है वो कुमार अवस्था में होगा। इसका मतलब उच्च तो है मगर कुमार अवस्था का है, तो कुमार अवस्था भी है और उच्च का भी है, इसका मतलब। लेकिन 0 से लेकर के 10 अंश तक तो उच्च का तो है, लेकिन मान लो सूर्य यहाँ पर 4 डिग्री का है, 4 अंश का है, तो सूर्य उच्च होने से तो अच्छी बात है, लेकिन बाल अवस्था में है तो उतनी अच्छी भी। यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है अभी। तो 18 अंश तक युवा, 12 से 18 से लेकर 24 अंश तक Sorry, I can't help with that. प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, और 24 से लेकर के 30 तक मृत अवस्था। मान लो कि सूर्य बैठा हुआ है मेष राशि में 27 डिग्री का, 27 अंश का होकर के, हम क्या कहेंगे, ये मृत अवस्था का सूर्य है, जो भी अच्छा या बुरा फल उसको मिलना है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मरा हुआ सूर्य बेचारा क्या देगा। समझ में आया। इसी तरह से हमें हर चीजों को एक आपस से जोड़ते हुए देखना है। हालांकि ये सभी चीजें कैलकुलेशन वेबसाइट करता है, लेकिन इसको समझना तो होगा ना कि जो सामने लिखा हुआ है वो है क्या चीज, अवस्था के विषय में क्या लिखा हुआ है ये। तो फिर से बता रहा हूं, कोई भी ग्रह मेष आदि विषम राशि में 0 से लेकर 6 अंश तक बाल अवस्था, 6 से लेकर 12 अंश तक कुमार अवस्था, 12 से लेकर 18 अंश तक युवा अवस्था, 18 से 24 तक प्रौढ़ अवस्था, और 24 से लेकर 30 तक जो है मृत अवस्था होता है। एक चीज और बता दूं, 0 से लेकर के 6 अंश, लेकिन 6 अंश से उधर एक कला भी अगर निकल गया तो वो फिर कुमार अवस्था में निकल जाएगा। फिर ये भी ध्यान देना, 6 अंश 12 कला, तो 6 अंश से आगे निकल गया वो 13 अंश की ओर जाने वाला है, तो इसे हम 6 अंश तो है
लेकिन इसे हम कुमार अवस्था बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को? समृद्धि जी, आपको समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी। हाँ, कोई भी ग्रह आपने ऊपर, जैसे मान लो कि मकर राशि जो है, मंगल ग्रह जो है वो मकर राशि के 28 अंश तक उच्च का होता है। मकर राशि में मंगल ग्रह 28 अंश में। अब देखो मकर जो है सम है या विषम है? हाँ जी, मकर राशि विषम है या सम है? फिर से देखिए जरा। समय हाँ जी, समय राशि है। हाँ सुनील कुमार जी, एक बार दोबारा देखिए, आप विषम कह रहे। जी जी जी, समय समय। सम है, तो सम होने का मतलब क्या है? अभी हमने विषम के बारे में बात किया, अब उसका जस्ट उल्टा कर दो आप, उसका जस्ट उल्टा कर दो, वो सम में आ जाएगा। उल्टा करने का मतलब कोई भी ग्रह अगर सम राशि में होंगे तो 0 से लेकर 6 अंश तक वो मृत अवस्था में रहेगा। 6 से लेकर 12 अंश तक वो प्रौढ़ अवस्था में रहेगा। 12 से लेकर 18 अंश तक वो युवा अवस्था में रहेगा। 18 से लेकर 24 अंश तक वो कुमार अवस्था में रहेगा, और 24 से लेकर 30 अंश तक वो बाल अवस्था में रहेगा। तो अब देख लो जरा, मंगल ग्रह मकर राशि में बैठा है, यानी यह सम है ना? सम है ना? कितने अंश तक बैठा होगा? मान लो कि वो, चलो 17 अंश तक बैठा होगा, चलो 28 तक तो उच्च का है, 17 अंश का है, इसका मतलब वो उच्च का है। अब यहाँ देख लो जरा, 17 अंश सम में कौन सा है वो अवस्था, बताइए? 17 गुरुजी सम वाला दोबारा बोल दीजिए, समझे नहीं। सम में क्या होता है? 0 से लेकर के 6 अंश तक मृत अवस्था है, उसके जस्ट उल्टा है जी, विषम का जस्ट उल्टा सम है। पीछे से आइए जरा, 0 से लेकर के, वहां 0 से 6 तक बाल था और 24 से 30 तक मृत था। यहाँ पर 0 से 6 जो है मृत अवस्था है, 6 से 12 प्रौढ़ अवस्था है, 12 से 18 युवा अवस्था है, 18 से 24 कुमार अवस्था है, 24 से 30 बाल अवस्था है। तो यहाँ अगर यहाँ पर मंगल मकर राशि में 17 अंश में बैठा है, तो जरा बताइए कि वो किस अवस्था में होगा? युवा अवस्था में। फिर से बताइए किस अवस्था में होगा? गगन जी बताइए, समृद्धि जी बताइए। अभी आप, हाँ युवा अवस्था में 24 के। हाँ, युवा अवस्था में विद्यमान जो ग्रह है वो क्या होगा? मजबूत होगा, अपने प्रभाव को देने वाला होगा, बहुत जल्द देने वाला होगा, सामर्थ्यवान होगा। ये अवस्था का ये फर्क होता है। ठीक है जी। ये आ गया, कंफ्यूजन है इसमें कुछ? अगर किसी को है तो बताइए। आप लोग जरा बताइए, किसी को अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बताइए जरा। सतीश जी को है कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया हो ऐसा कुछ? विषम राशि में बाल अवस्था पहले शुरू होगा 0 से 6 अंश तक। सम राशि में जो है कि मृत अवस्था 0 से 6 तक पहले शुरू होगा, बस यही बात है। मृत अवस्था का मतलब पूरी तरह से डेड है वो ग्रह, उसका अपना जो प्रभाव है, उसकी जो कारक फल है, मान लो कि बृहस्पति का अवसर है, आपको कुछ धन संपत्ति की इच्छा है, विदेश जाना है, बृहस्पति का समय शुरू हो गया, मगर वो बृहस्पति मृत अवस्था में है। तो मृत अवस्था में होने का मतलब है कि बृहस्पति का जो विदेश भेजने का जो सामर्थ्य है वो मृत हो गया। चाहे वो उच्च हो, चाहे वो मूल त्रिकोण में हो या कहीं भी हो, अगर वो मृत अवस्था में होगा तो उसकी जो शक्ति और सामर्थ्य है उसमें माइनस हो जाएगा। अगर वो युवा अवस्था में है तो चाहे वो नीच का हो चाहे कहीं भी हो, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है उस ग्रह का फल देने का, वो 1 प्लस हो जाएगा।
ये सभी चीज़ें वेबसाइट में मिलेगा। वो बाद में हम जब वेबसाइट से फलादेश करना सीखेंगे तो आपको मैं कहूँगा ये देखो वालादी अवस्था में कितने अंश में ये पहुँच गया ग्रह, तो वहाँ से आपको ना फिर कन्फ्यूजन फिर सिर के ऊपर से नहीं उड़ेगा, इसीलिए अभी इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आ गया तीसरे नंबर में स्थान बल। स्थान बल का मतलब कोई स्पेसिफिक जगह, जहाँ पर इसके ऊपर हमने पहले भी बात किया था, जहाँ पर ग्रह के रहने से वह जो ग्रह है वो विशेष बली होता है। कोई जो स्पेसिफिक जो भाव है, जिस भाव में ग्रहों के रहने से ग्रह स्पेसिफिक बलवान होता है, वो चाहे अगर वो कमजोर भी होगा तो भी हम कहेंगे यह जो ग्रह है वो क्या है, बलवान है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब मैं यहाँ से आपको एक ये हमारा हो गया द्वादश भाव बोलते हैं इसको। 12 भाव है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। अभी हम इन भावों का नाम क्या है और किन किन भावों से क्या क्या देखना है वो हम बाद में जब भावों के विषय में जानने के लिए जब आएंगे तो वहां हम समझेंगे। अभी हमें क्या देखना है, फर्स्ट हाउस में आप लिखिए जरा बुध और बृहस्पति। हालांकि हमने जब ग्रहों के बारे में बताया तो भी हमने बात किया था, बुध और बृहस्पति फर्स्ट हाउस में मजबूत होता है। ये क्या होता है, इसे हम बोलेंगे स्थान बली। अगर लग्न में किसी के बृहस्पति बैठा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, बृहस्पति स्थान बली है, यानी बली है वो बृहस्पति। तो 1+ पॉइंट जो है वो बृहस्पति के खाते में आ जाता है। समृद्धि जी समझ में आया आपको? जी गुरुजी। देखिए किसी भी व्यक्ति के कुंडली में बुध और बृहस्पति उसके फर्स्ट हाउस में, अब यहाँ चाहे कोई भी ग्रह जो है राशि बैठा हुआ हो, यहाँ कितने ही नंबर हो, चाहे वो 6 लिखा हो, चाहे वो 10 लिखा हो, चाहे वो 1 लिखा हो, कोई भी लिखा हो, कोई मायने नहीं रखता। बृहस्पति और बुध किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश्च लग्ने बृहस्पति, ऐसा लिखा है। हालांकि इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश्च लग्ने बृहस्पति, क्या करेंगे वो दूसरे ग्रह जिसके लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है। यह इसी आधार पर बताया है क्योंकि लग्न भाव में अगर बुध और बृहस्पति बैठते हैं तो वो बली होता है, कुंडली को भी बलवान बनाता है, और वो बृहस्पति में विद्यमान बहुत सारे जो नेगेटिविटी है वो भी झाड़ लेता है वहां बैठ के। ठीक है। फोर्थ हाउस में चंद्रमा और शुक्र बली होते हैं। चंद्रमा और शुक्र फोर्थ हाउस में बली होते हैं। 10वें भाव में चंद्रमा और शुक्र बली होंगे। चाहे शुक्र किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो 10वें भाव में इस खाने में बैठा हुआ है, यहाँ चाहे कोई भी राशि हो, तो वो क्या होगा, शुक्र और चंद्रमा अगर यहाँ होगा तो उसे हम बोलेंगे यह स्थान बली है। स्थान चौथे में या 10वें में? हाँ, चौथे भाव में या 10वें भाव में? सर ये चौथे चौथे चौथे, एक सेकंड, वो 10वें भाव में आप लिख रहे हैं। हाँ नहीं 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 सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, चौथे भाव में, चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा चौथे भाव में बली होंगे। ठीक है जी, शुक्र और चंद्रमा। अब यहाँ चाहे कोई भी राशि हो, कोई मायने नहीं रखता। 7वें भाव में शनि और राहु, शनि और राहु 7th हाउस में स्थान बली होगा। शनि और राहु 7th हाउस में बली होगा, बली होगा। शनि और राहु
सेवंथ हाउस में बली होगा। इसीलिए बहुधा कुंडली में राहु जो होता है दाम्पत्य सुख को बिगाड़ने वाला होता है, शनि भी दाम्पत्य सुख को बिगाड़ने वाला होता है। लेकिन दाम्पत्य मीन्स पति और पत्नी के बीच के व्यवहारों को बिगाड़ने वाला होता है। लेकिन शनि और राहु कहीं भी एक साथ बैठ जाए तो बहुत उत्पात मचाते हैं। लेकिन शनि और राहु सेवंथ हाउस में बसे तो उत्पात नहीं मचाते, क्योंकि ये उसका स्थान बली है। अपने घर में बलवान होकर के शनि और राहु यहाँ बैठेंगे। अगर शनि यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ शनि की दृष्टि बड़ा खराब होता है। शनि जहां देखता है उसको जला देता है। स्थान वृद्धि करो शौर्य शौरी, स्थान हानि करो जीव। स्थान हानि करता है बृहस्पति, बृहस्पति जहां बैठता है उस स्थान को हानि करता है, सिर्फ लग्न को छोड़ करके, क्योंकि लग्न में बृहस्पति क्या करता है, स्थान बली होने के वजह से लग्न के अलावा किसी भी भाव में बृहस्पति बैठता है तो उस भाव के कारक फलों को वो नष्ट करता है। लेकिन जहां जहां बृहस्पति अपने नजर से देखता है, हम बाद में सीखेंगे, अभी कल ही सीखेंगे इसको, इसके दृष्टि के बारे में। उन जगह में बृहस्पति अपने अमृतमय किरणों के माध्यम से उन भावों के कारक फलों को वो बढ़ाने का काम करता है। लेकिन गुरुजी सप्तम भाव का शनि शादी में डिले नहीं करता है? सप्तम भाव में अगर शनि और राहु यहाँ पर बैठता है तो शनि और राहु के बैठने से हानि तो जरूर करेगा, डिले तो जरूर डिले करेगा, हानि नहीं करेगा। लेकिन शनि और राहु अगर यहाँ बैठता है तो स्थान बली होने के फलस्वरूप ये पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंध बनाएगा, मधुर संबंध बनाएगा। शनि की नजर 9th हाउस में जाएगा, अपने ससुर के घर में, लड़की के, यानी कि उस बहू के दृष्टि में उसके ससुर के साथ या सास के साथ उसके नहीं बनेगा। अलग बात है, शनि राहु 7th में बैठने से सास के साथ नहीं बनता, क्योंकि चौथे घर में शनि देख रहा है और 9वें भाव में भी शनि देख रहा है। इसीलिए शनि जो है राहु के प्रभाव को लिए हुए है। तो यहाँ बैठने से पति और पत्नी का संबंध तो ठीक है, लेकिन माँ और पिता दोनों के लिए यह हानिकारक है। अभी हम बात कर रहे हैं स्थान बल के बारे में। तो शनि और राहु यहाँ बैठता है तो चकाचक व्यवसाय को भी बढ़ाने वाला होगा, पति और पत्नी के संबंध को भी मधुर करने वाला होगा। लेकिन अगर राहु शनि कहीं बाहर बैठ करके यहाँ देखे तो फिर उल्टा होने वाला है। फिर शनि नीच होके बैठा हुआ है, ये तो एक पॉइंट है स्थान बल। तो अगर शनि नीच भी है, कमजोर ग्रह के साथ भी बैठा हुआ है, खुद भी वो कमजोर है, षडबल में कमजोर है, पूरी तरह से कमजोरी है, तो फिर तो हम कहेंगे ही कि भाई यहाँ पर स्थान बल में होने के बावजूद भी शनि उस हिसाब से बेनिफिट नहीं दे रहा है। सिर्फ एक चीज को लेकर के डिसाइड नहीं करेंगे, इतने सारे जो हम मूल त्रिकोण ग्रह के उच्च नीचा मित्र शत्रु आदि इसीलिए हम देख रहे, क्योंकि सभी पॉइंट को हम देखेंगे और एक निष्कर्ष में हम जाएंगे। तो 7th हाउस में शनि और राहु मूल त्रिकोण का होगा। 10th में सूर्य और मंगल, यहां पर अगर सूर्य या मंगल बैठता है, 10th भाव में सूर्य और मंगल अगर बैठता है तो हम क्या कहेंगे, यह स्थान बली है। 10th में अगर मंगल बैठता है, चाहे वो नीच भी होकर के बैठे, तो उसमें जो नीच प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि स्थान बली होने के वजह से वो मंगल में 10th भाव खुद से जान फूंकने का काम करेगा। इसमें किसी को समझ में नहीं आया है तो बताए। हाँ जी, किसी को समझ में नहीं आए तो बताए। आ गया गुरुजी, आ गया। अब जरा आगे बढ़े। इस चीज को आप लोग नोट करिए रोज, और इसको रोज बस अभ्यास करते रहिए। इसको कैसे समझना है वो बाद में हम एक साथ कुंडली देख के समझेंगे। अभी आपका काम है इसको नोट करना, बढ़िया सा डायरी बनाना, नहीं तो हम वेबसाइट में बना ही रहे, और उसके बाद रोज इसको अभ्यास करना है, पढ़ना है बस। हाँ,
इस भाव में ये ग्रह बली होता है, इतने अंश में ये ग्रह उच्च का होता है, मूल त्रिकोण का होता है, शीघ्र आदि गति के होते हैं, ये सारी चीजें आपको। अब हम बात करेंगे ग्रह के मार्गी और वक्री होने संबंधित विचार। इसका भी बहुत बड़ा मतलब कि हिसाब किताब होता है। अगर कोई ग्रह मार्गी होगा तो शुभ फल देने वाला होगा, अगर कोई ग्रह वक्री होगा तो फिर अशुभ फल देने वाला होगा। वक्री जो ग्रह होता है वो बहुत चंचल होता है, बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाला ग्रह होता है वक्री ग्रह। मार्गी ग्रह सौम्य होता है। सूर्य, अब नोट करिए जरा इसको, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह वक्री होते हैं। सूर्य ग्रह कभी वक्री नहीं होता, चंद्रमा ग्रह भी कभी वक्री नहीं होता। चंद्रमा अस्त हो सकता है मगर वक्री कभी नहीं होगा। मार्गी ग्रह शुभ और वक्री ग्रह पाप प्रभावी होते हैं। जो मार्गी पाप प्रभावी, समझ में आया आपको? पाप यानी कष्ट देने वाला, दुख देने वाला। मान लो कि किसी, समझ नहीं आता, फिर से बता दीजिए। हाँ जी, गुरु जी नहीं समझ में। नहीं समझ गुरु जी में? स्थान बल के लिए 1 4 7 10 बताए हैं। हाँ हेलो गुरु जी, हाँ जी, हाँ जी। 1 4 7 10 को बताए हैं, तो क्या अन्य घर में भी स्थान बली होता है? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। बस ये चारों घर में ही होगा ना? हाँ, जी जी। ये स्पेसिफिक घर है और स्पेसिफिक उन घरों के ग्रह है। वहां जब कभी भी वो ग्रह पहुंचते हैं तो वो स्थान बली कहलाएगी। अपन तीसरे पांचवे के ख्याल नहीं करेंगे ना इसमें? नहीं, ठीक ठीक है गुरु जी, बस ये पूछ रहा था। ग्रह के मार्गी और वक्री देख लो। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह वक्री होंगे, इसको नोट कर लो। मार्गी ग्रह शुभ होंगे, वक्री ग्रह पाप को देने वाला होगा, पाप प्रभावी होगा, नेगेटिव फल देने वाला होगा। मंगल ग्रह के संदर्भ में लिख लो, अगर कभी भी वो जो मंगल ग्रह है वक्री हो जाए, लिखिए जरा, मंगल ग्रह कभी भी अगर वक्री हो जाता है तो वो विशेष खराब होता है, विशेष करके एक्सीडेंट, झगड़ा या रक्त विकार देने वाला होता है। मंगल ग्रह के संबंध में सभी शुभ ग्रह जो है, सभी ग्रह शुभ और वक्री ग्रह पाप होता है। मार्गी ग्रह शुभ होते हैं और वक्री ग्रह पाप प्रभाव को देने वाला होता है। लेकिन मंगल क्या देता है? एक्सीडेंट और मंगल क्या देता है? एक्सीडेंट और दोनों बहुत ही भयानक ग्रह है, पापी है और बहुत क्रोधी है, बहुत खतरनाक है, दुख का कारक है शनि। मार्गी और वक्री हमें ज्यादातर ये दोनों ग्रहों की तरफ ध्यान से देखना है। मार्गी और वक्री के संदर्भ में हमें इन ग्रहों को देखना है। अगर मंगल ग्रह कभी वक्री हो जाए, सूर्य के से थोड़ा सा दूर चले जाए, वक्री हो जाए, तो वो एक्सीडेंट या झगड़ा बहुत ज़्यादा झगड़ालू स्वभाव का बना सकता है, आसपास में झगड़ा दे सकता है। किसी के कुंडली में आपने देखा मंगल ग्रह का दशा चल रहा है, अंतर दशा चल रहा है और वो ट्रांजैक्शन में वक्री हो रहा है, तो क्या कहना होगा? हाँ जी, आपका लोगों के साथ झगड़ा होने वाला है, इसी के आधार पर। जी जी। एक्सीडेंट दे सकता है, कहीं से चोट लगने का संभावना हो सकता है, शरीर से खून निकल सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अगर लेडीज है तो उसका पीरियड में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। अगर शनि है तो रक्त विकार दे सकता है, मंगल वक्री हो तो। अगर टोटल 9 शनि, झगड़े हैं। हाँ जी, कह ना 5 अदर 1 2 3 4 है 5 ऐसे मन लगा हाँ, तो कैसे करते नहीं फिर तो इसका मतलब शनि बकरी हो तो हाँ, अगर शनि बकरी हो तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। आवाज नहीं आ रहा सर। प्रमोद जी, आप में हमेशा ये समस्या रहता है यार, आवाज आपको नहीं आती, बाकी सबको आ रही होती है। प्रमोद जी को, अगर शनि बकरी हो तो बकरी शनि हमेशा आपके नौकरी में समस्या देगा। बकरी शनि है, शनि अगर बकरी है तो बकरी शनि हमेशा आपके नौकरी को झमेला देगा।
प्रमोशन को रोक देगा, या नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, नौकरी ढूंढ रहे हो नहीं मिलेगा। आपके आजीविका में शनि, क्योंकि वो भृत्य है, शनि क्या है, नौकर है, तो अपने अनुकूल जो कर्म है, जो फल है, उसमें वो डिले करेगा। ठीक है, जितने भी शुभ ग्रह है वो मार्गी होना अच्छी बात है। जितने भी सभी प्रकार के जो ग्रह है मार्गी होना अच्छा है, लेकिन बकरी जो है वो मंगल और शनि अगर हो जाते हैं तो फिर ज्यादा उत्पात मचाते हैं। चावल को थोड़ा चेक कर लेना, फंसा दे। समृद्धि जी चावल बना रही है लगता है। गुरुजी ये बकरी और मार्गी ये कैसे पता चलेगा कि ये मार्गी या बकरी है? हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ ना, उसी का ही नंबर आ रहा है। जी। आप नीचे लिखिए उदय अस्त, उदय अस्त लिखिए जरा नीचे, यहीं पर मार्गी और बकरी। क्या बात है, आपने सही समय में ग्रह लिखिए, उदय और अस्त बड़े अक्षर। मंगल का बताइए आचार्य जी, मंगल का। राहु केतु का भी होगा क्या? मार्गी और बकरी। राहु केतु का भी होगा ना, लेकिन राहु केतु बस वही कि इंसान में स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा देने वाला। राहु और केतु तो हमेशा बकरी होते हैं जी, मार्गी तो होते ही नहीं कभी। हाँ 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 हाँ, वो तो हमेशा ही होता है, भूल ही गए थे। वो बकरी मार्गी नहीं होते, वो कभी भी बकरी ही होते। आचार्य जी मंगल का एक बार बताइए। हाँ, मंगल का है कि अगर मंगल बकरी होता है तो विशेष नेगेटिव देता है, जैसे आपको एक्सीडेंट, झगड़ा और रक्त विकार, ये मंगल देगा। और नौकरी से हानि, नौकरी से संबंधित समस्या शनि देगा बकरी होने पर। इन सभी चीजों को अपने दिमाग में एक छोटा सा, मैंने कहा कि एक डायरी बनाओ और रोज इसको आप बस उसको करते रहो। फिर बाद में जब हम कुंडली देखना शुरू करेंगे उस वक्त आपको दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो सर ये बकरी क्या है, मार्गी क्या है बोलेंगे ना आप, तो उस वक्त तो फिर में गड़बड़ हो जाएगा। फिर ग्रह के उदय अस्त, देखिए ग्रह का उदय, और आपने सुने होंगे ना कोई ग्रह उदय, आज उदय हो गया। इन दिनों अभी बृहस्पति अस्त चल रहा है, तो बृहस्पति अस्त होने से हम कहते हैं ना कि बृहस्पति अस्त होना तारा डूबना बोलते हैं। और बृहस्पति जब अस्त होता है, शुक्र जब अस्त होता है तो क्या होता है, शादी विवाह नहीं होता है ना, कोई भी शुभ कार्य करना नहीं होता। उसका कारण क्या है, वो चीज भी अब आप लोग ज्योतिष सीख रहे हैं तो सीखना होगा, जानना होगा। देखो सूर्य के निकट हुआ जो ग्रह है, जितने भी जो ग्रह है ना, जब वो गोचर बस ट्रांजैक्शन करते हुए डिग्री के हिसाब से या अंश के हिसाब से जब सूर्य के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, वो अस्त हो जाता है। सूर्य के किरणों के सामने उन ग्रहों के जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आ नहीं पाता, उसके जो प्रकाश है वो धूमिल हो जाता है, उसकी जो रेडिएशन है वो कमजोर पड़ जाता है। सूर्य में इतनी दिव्य रेडिएशन होता है, इतना दिव्य तेज होता है, उसके तेज के सामने सभी फीके हो जाते, अस्त हो जाता है। सूर्य से जो ग्रह जितना दूर होता है वह ग्रह उतना ही उदय होता है, जो ग्रह जितना नजदीक होता है वो ग्रह उतना ही अस्त होता है। अस्त का मतलब है उस ग्रह से उत्पन्न होने वाला जो रेडिएशन है वो हमारे धरती पे नहीं आ पाता, और उदय होने का मतलब है उस ग्रह का जो रेडिएशन है वो हमारे ग्रह में स्पष्ट आना शुरू हो जाता है, आ जाता है। तो सूर्य ग्रह के किरणों से बाधित न होते हुए दूर पहुंचा हुआ जो, क्योंकि सूर्य बीच में रहता है और सूर्य के ही जो सूर्य भी घूमता है ना अक्ष में। देखो मैं आपको ना चलते चलते एक चीज मैं अभी यहाँ समझा रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं कितना आनंद आ रहा नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन एक चीज देखो, ये प्रकृति का, ये बीच में है सूर्य और यहाँ पर है चंद्रमा, यहाँ पर है शुक्र, यहाँ पर है, कल परसों हमने बताया था ना शीघ्र आदि गतियां, ये सभी ग्रह यहाँ पर आकाश में इस तरह से नक्षत्र के जो रास्ते हैं वहां पर इस तरह से वो क्या करता है, चक्र लगाता है, बीच में सूर्य है। अब सूर्य से
सूर्य के ही किरणों से ये सभी ग्रह प्रकाशित थे, किसी भी ग्रह में प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से सभी प्रकाशित। सूर्य के जो आकर्षण विकर्षण है, सूर्य में आकर्षण है, इस ग्रह में भी आकर्षण है। ये खींचेगा, ये खींचेगा, तो ये दोनों के जो दूरी है वो हमेशा इसीलिए मेंटेन होगा। ये धक्का मारेगा, ये धक्का मारेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, तो ये जो आकर्षण विकर्षण जो होता है ना, सभी ग्रह में निरंतर चलता रहता है। इसीलिए कोई भी ग्रह एक दूसरे से दूर नहीं जाते, निश्चित गति से, निश्चित लेवल से कभी भी कोई भी ग्रह दूर नहीं जाते। क्योंकि जैसे ही मान लो ये अगर चंद्रमा है, अगर ये यहाँ पर पहुंच गया अपने अक्ष से, यहाँ पहुंचते ही यह जो ग्रह है, ये जो भी ग्रह है, ये इसके किरणों के सामने, इसकी रेडिएशन के सामने जैसे पहुंचेगा तो ये इसको जोर से धक्का मारेगा, फिर दोबारा इधर लेकर के सेट कर देगा। इस तरह से प्रकृति ने इन ग्रहों को रखा है। अब ये जो सूर्य है ना, वो एक जगह स्थिर नहीं है, ये भी घूम रहा है, अपने अक्ष में घूम रहा है। सूर्य भी घूमते हुए सूर्य के चारों ओर दूसरे ग्रह भी चक्कर काट रहे। यह जो सूर्य है किसी ब्रह्मांड का चक्कर काटता है। मान लो ये ब्रह्मांड है, ये सारा ब्रह्मांड नवग्रहों को लेकर के दूसरे नवग्रह रूपी एक ब्रह्मांड का चक्कर काटता है। वो सभी करके सभी दुनिया, जो पूरा जो हजारों लाखों करोड़ों जो ब्रह्मांड है, आपस में एक दूसरे ब्रह्मांड के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं सारे। कोई भी स्थिर नहीं है दुनिया में, कोई भी स्थिर नहीं। जहां स्थिरता आएगी वहां पर विनाश हो जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है जी, जहां स्थिरता आएगी वहां विनाश हो जाएगा। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो कोई भी हो। इंसान के शरीर में भी रक्त घूमता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। जिस दिन वो सर्कुलेट बंद हो गया, चलना बंद हो गया, उस दिन कैंसर जैसे भयानक रोग, उसके शरीर में लाइपोमा जैसे भयानक व्याधि दिखना शुरू हो जाता है। तो घूमते हुए जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक पहुंचेगा, वो ग्रह उसे अस्त मानेंगे, और जो सूर्य के किरणों से जोर से झटका लगा, वो ग्रह दूरी से एकदम उछल करके दूर में भागा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उदय हुआ ग्रह बोलेंगे। गुरुजी, तो क्या अभी बृहस्पति अस्त है? इसका मतलब है कि सूर्य अभी क्या पंचांग देखो जरा, पंचांग में बृहस्पति सूर्य के जस्ट नजदीक में है, इसलिए अस्त है अभी, इसलिए अस्त है। अब वहां देखिए जरा डिग्री देखिए। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कितने डिग्री में, आप इसको जरा लिखिए। 12 डिग्री तक सूर्य से 12 डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा आता है तो उसे हम अस्त कहेंगे, उसे हम अस्त कहेंगे। हालांकि चंद्रमा कभी अस्त नहीं होता, 12 डिग्री के अंदर में चंद्रमा कभी नहीं आता, बट फिर भी 12 डिग्री के अंदर में अगर मान लो कि वो 11 डिग्री में आ गया तो हम कहेंगे चंद्रमा अस्त हो गया। 17 डिग्री यानी 17 अंश, डिग्री मीन्स अंश, ओके। 17 अंश में मंगल आ गया, सूर्य के अंश। सूर्य जिस राशि में बैठा है, मान लो मेष राशि में सूर्य बैठा है 10 अंश में, मेष राशि में सूर्य बैठा है 10 अंश में, उसी मेष राशि के 7 अंश को पा करके, अथवा उसी मेष राशि में 7 अंश में मंगल बैठा है, 7 अंश में मंगल बैठा है। तो सूर्य के जस्ट नजदीक में हुआ कि नहीं हुआ? सूर्य के आगे और पीछे 17 अंश, ये देखना जरा, चारों ओर 17 अंश। अच्छा, आगे और पीछे 17 अंश। मान लो 10 अंश में सूर्य है मेष राशि के, 5 अंश में सूर्य हो गया, तो पीछे की ओर 17 अंश के बीच में मंगल आ गया, हम क्या कहेंगे? मंगल हो गया अस्त। सूर्य है 10 अंश में, 14 अंश में मंगल बैठा है मेष राशि में, हम कहेंगे मेष राशि हो गया अस्त। 17 अंश से जैसे आगे बढ़ेगा तो मंगल का अस्त वाली जो स्थिति है वो बाहर निकल जाएगा। अगर बुध मार्गी हो तो सूर्य के 14 अंश आगे और पीछे बीच में अगर बुध होगा तो उसे हम अस्त कहेंगे। अगर वो बुध बकरी होगा तो, क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के इर्द गिर्द ही घुमा रहता है,
बकरी होगा तो 12 अंश, मार्गी होगा तो 14 अंश में बुध अस्त होता है। ठीक है। गुरुजी सभी ग्रहों का अलग अलग अंश है क्या? मतलब हाँ, जैसे चंद्रमा 12 अलग अंश, अलग अंश है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे दूरी तो सबका समान है ना सूर्य से? हाँ, सबका समान कैसे है? समान नहीं ना है, अच्छा, समान नहीं है जी। समान नहीं ना है। आप जरा अभी पंचांग देखिए जरा, जी अभी आपके पास पंचांग होगा, देखो बृहस्पति। अभी मैं पहले यहाँ पर सिद्धांत बोलूं, सूर्य के 11 अंश आगे और पीछे बृहस्पति अस्त होता है। अभी देखिए जरा, सूर्य कितने कौन से राशि में है, कितने अंश में है सूर्य? सभी लोग देखिए जरा, बताइए मुझे, सूर्य कितने अंश में है? इसी तरह से प्रैक्टिकल हम इसको देखते हुए चलेंगे ना, तभी तो मजा आएगा, तभी तो समझ में आएगा ये चीजें। देखिए जरा, अभी आप सूर्य को देखिए कितने अंश में सूर्य है। नीचे पंचांग अगर आप वेबसाइट को खोलेंगे, है ना, जो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज, सूर्य को देखिए अभी 25 अंश में है सूर्य, और बृहस्पति 22 अंश में है। बृहस्पति 22 अंश में है। कुंभ राशि के 25 अंश में सूर्य है और 22 अंश में बृहस्पति है। तो 3 अंश ही पीछे रहा बृहस्पति, सूर्य से रहा कि नहीं रहा? हाँ जी, आप लोग बोल नहीं रहे, इसीलिए ये अस्त हो गया। गुरुजी पंचांग में कहाँ पे देखेंगे? पंचांग में भी वही तो, ग्रहों का जो होता है ना, डिग्री वगैरह लिखा होता है ग्रहों में, अंश लिखा हुआ होता है जी, ग्रहों का अंश लिखा हुआ रहता है पंचांग में। सुनील कुमार जी, अंश लिखा हुआ रहता है। देखिए जरा, सबसे कुंडली में, हाँ जी, सूर्य 25 डिग्री 50 मिनट है। हाँ, सूर्य 25 डिग्री 50 मिनट 50 अंश कला है, और बृहस्पति 22 अंश कला है। तो बृहस्पति के लिए हमने कितना बोला था? 11 अंश तक। सूर्य के 11 अंश आगे और पीछे अगर बृहस्पति रहेगा तो क्या होगा? अस्त होगा। अब यहीं से आप अंदाज लगा लो कि अभी बृहस्पति कितने दिन तक अस्त रहेगा। यानी अभी तारा डूबा हुआ बोलते हैं, तो कब तक तारा डूबा हुआ, यहां से आप हिसाब लगाओ। 3 अंश पीछे है बृहस्पति, बृहस्पति 3 अंश पीछे है। 3 अंश आगे जाएगा तो चूंकि सूर्य भी तो आगे जाएगा ना। देखो, सूर्य बहुत तेजी से निकलता है, बृहस्पति बहुत धीमी से निकलता है। सप्तविंशति शुक्र स्यात् एकविंशत बुधस्तथा त्रिपक्षम भूमिपुत्रस्तो मासम एकम तो भास्कर गुरुर्त्रिदश मासांस त्रिंशन मासन शनिश्चर राहुर केतुर अर्धमासान। तो गुरुर्त्रिदश मासांस, 13 महीने तक बृहस्पति एक राशि में बैठता है। तो बृहस्पति तो बहुत लेट चलने वाला ग्रह है। तो यहाँ क्या होगा? बृहस्पति क्या आगे बढ़ेगा? बस सूर्य ही आगे से निकल जाएगा, 11 अंश आगे निकल जाएगा बृहस्पति, सूर्य। समझ में आया जी? जी। बृहस्पति तो बहुत धीमा गति से चलता है। बृहस्पति की गति देखिए जरा, ऊपर कितना बताया था? अगर वो शीघ्र गति में चलेगा तो भी 14 अंश ही तक चलेगा। परम गति उसका क्या है? 14 अंश है। सूर्य तो एक महीने में एक राशि पार कर लेता है ना? हाँ, एक महीने में एक राशि पार कर लेता है, एक अंश रोज चलता है वो तो इसीलिए अब यहाँ क्या होगा? तारा उदय होने के लिए, बृहस्पति उदय होने के लिए, बृहस्पति तो क्या जल्दी जाएगा, वो तो बेचारा बहुत धीमे धीमे चलता है। तो सूर्य ही आगे निकल जाएगा, 11 अंश आगे निकलेगा। अभी 3 अंश आगे है। अब कितने दिन के बाद होगा? तो वो आप लोग देख लीजिएगा।
शुक्र ग्रह जो है अगर मार्गी होगा तो 10 अंश आगे पीछे, बकरी होगा तो 8 अंश आगे पीछे अस्त होगा शुक्र। शनि क्या डिग्री में होगा? शुक्र होगा मार्गी अवस्था में होगा तो 10 अंश, बकरी अवस्था में होगा तो 8 अंश। अभी ऊपर आपने देखा बकरी किसे बोलते हैं और मार्गी किसे बोलते हैं। मनोज जी बताइए जरा, बकरी क्या है और मार्गी क्या है? जो ग्रह सूर्य के सामने आए वो क्या है? जो ग्रह सूर्य के निकट आए वो अस्त है, सूर्य के किरणों के सामने। जो ग्रह सूर्य से दूर चले जाए वो उदय है। तो जो उदय है वो मार्गी है। मार्गी मीन्स अपने रास्ते में चलना। अगर कोई किसी को एक झापड़ दे गाल में घुमा के, तो झापड़ खाने के बाद उसका दिमाग ठिकाने में रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता है। फिर कभी रोना शुरू करेगा, कभी क्या करेगा, कभी बड़बड़ करना शुरू करेगा। तो सूर्य के किरणों के सामने आते ही जो ग्रह है वो धूमिल हो जाएगा, बिल्कुल उसका प्रकाश, उसके रेडिएशन बंद हो जाएगा। तो क्या होगा? वो बकरी हो जाएगा। अब मार्गी का मतलब जब बहुत दूर पहुंच जाएगा तो एकदम स्थिर हो जाएगा वो फिर। तो इसी तरह से ग्रह घूमते रहते हैं, ठीक है। शनि जो है वो 15 अंश आगे और पीछे है सूर्य के। शनि की गति तो फिर तो आप देखो ना, आपने अभी क्या लिखा है, 2 अंश गति जो है इसकी 2 डिग्री है, 2 डिग्री। मध्यम गति है 2, शीघ्र गति है 5, परम गति है 7। सबसे कम जो गति है यहाँ ग्रहों के हिसाब से शनि है। समझ में आया आप लोगों को उदय और अस्त? जी गुरुजी। हाँ जी। अब यहां पर जरा आप इसी के आधार पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, उसे आप लोगों ने अब नोट करना है। यही उदय और अस्त। अब यहां पर हम भाव के हिसाब से बताते, क्योंकि आप चूंकि अब मेरे से पढ़ रहे हो तो इसका कुछ तो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए ना। हर तरह से जो ग्रह है, जो कुंडली है, उसका विश्लेषण हमें करना आना चाहिए, है ना। बस ये कि अपना जो दिमाग है एकदम शार्प रखिए, बस सीखने का। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है ना? हाँ, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है ना? हाँ जी। शनि त्रिदश मासांश, त्रिदश, त्रिदश मीन्स कितना? त्रिदश 30 महीना, 10 में 3 गुणा किया। शनि त्रिदश मासांश, त्रिंसन मासान, त्रिंसन मासान शनिश्चर, त्रिंसन यानी 30 महीना, 30 महीना तक, एक राशि में 30 महीना। अब यहाँ एक चीज और नोट करिए और आज का क्लास हम करेंगे बंद। जो ग्रह सूर्य के समीप होता है वो अस्त होता है, सूर्य से द्वितीय स्थान में हो तो शीघ्र गति वाला। कोई भी ग्रह, अब आप जरा देखिए उसके भाव को, कुंडली को बना करके एक कुंडली बनाइए और वो वहां पर किसी भी एक जगह में सूर्य को लिखिए। उस ग्रह के 2 स्थान, उस ग्रह के अगर मान लो फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है तो फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस तक में अगर कोई ग्रह होता है तो वह ग्रह शीघ्र गति वाला होता है। कहीं पर भी आप कुंडली में देख, उठा करके देख लो। शीघ्र और शीघ्र गति को जानना ना, ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। ये कहाँ अब आप उसको डिग्री घुमाते रहोगे। कोई भी ग्रह सूर्य के, जहां सूर्य है वहां से द्वितीय स्थान तक में हो तो वो शीघ्र गति वाला हो गया, क्योंकि वो सूर्य के। अभी देखो यहाँ पर क्या है, इस वक्त बुध सूर्य के घर में है, इस वक्त बृहस्पति सूर्य के घर में है। तो बुध और बृहस्पति दोनों ही एकदम शीघ्रगामी है। कोई ग्रह तृतीय स्थान में जहां सूर्य बैठा है उससे 3rd हाउस में अगर कोई ग्रह होता है
तो वह समगति वाला होता है, समगति वाला, उसकी जो गति है वो मेंटेन रहता है। कोई ग्रह सूर्य के चौथे स्थान में, यानी जहां सूर्य बैठा है वहां से 4th हाउस में हो तो वह मंद गति वाला होता है, उसकी जो गति है वो एकदम मंद पड़ जाता है। जब भी कभी कोई ग्रह सूर्य से 7वें 8वें स्थान में आता है तब वह ग्रह जो है उसको हम बकरी बोलेंगे। जब कोई ग्रह सबसे सूर्य सरल से, तरीका हो गया। हाँ जी, ये तो सबसे सरल तरीका हो गया जानने का। जब भी कोई ग्रह सूर्य से 7वें और 8वें भाव में पहुंच गया, समझ लो ये बकरी है। अब आप देखो जरा कुंडली में बकरी का, राहु और केतु को छोड़ के, क्योंकि वो तो हमेशा ही बकरी होंगे। जब कोई ग्रह 9वें स्थान में पहुंचे तो अति बकरी होगा, वो बकरी से भी महा होगा। जब कोई ग्रह 10वें भाव में जाए तो वह ग्रह फिर मार्गी होगा। वही ग्रह जब सूर्य से 11वें और 12वें भाव में जाए तो वह शीघ्र गति वाला होगा। बस बन गई। आज जो जो चीजें आपने सीखा वो एक झटके में सुधर गया कि नहीं सुधरा? 11वें 12वें का क्या बोले गुरुजी? 11वें और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह जाता है तो शीघ्र गति वाला होता है।